हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ये जो जजमेंट्स हैं ये कैसे हमारे राइट्स को और क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदला है ये आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला हमारा जो केस है दैट इज 1950 का, जो कि किसके बीच हुआ था? रोमेश थापर और स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में। एक्चुअली पहले मैं रोमेश थापर के बारे में बताता हूँ फिर बताऊंगा। तो रोमेश थापर एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिनकी पत्रिका छपती थी जिसका नाम था, इधर देख लो, जिसका नाम था क्रॉस रोड। ये पत्रिका का प्रकाशन जो है इंग्लिश में हुआ करता था और ये साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया हुआ करता था और बेसिकली ये छपती कहां थी? बॉम्बे में। तो इस पत्रिका को मद्रास में एंटर होने से गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। तो थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा किया गया और फिर रोमेश थापर ने क्या किया। ठीक है, तो रोमेश थापर जो थे मार्क्सवादी विचारधारा वाले थे, लेफ्टिस्ट थे, लेफ्ट विंग्स वाली विचार रखते थे। तो ये उस समय की तत्कालिक सरकार जो कि कांग्रेस सरकार थी और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उनके बारे में आलोचना किया करते थे, उनकी विदेश पॉलिसियों की आलोचना किया करते थे। और भैया किसी भी गवर्नमेंट की आप आलोचना करोगे, आप सत्ता में है, सत्ता की भूख तो अलग ही होती है, तो आपकी आलोचना को तो सहेंगे नहीं भैया। ठीक है, तो अब तो आपके जो जनरल है उसको तो आपको हमको रोकना ही पड़ेगा। और उस समय मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के अलग अलग भागों में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो मद्रास में भी कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी, एक तरह से कह लीजिए कि कांग्रेस की ही सरकार थी। तो वहां पे क्या किया मद्रास में, इन्होंने इनकी पत्रिका को बैन कर दिया। अब एक्चुअली मद्रास केरला ये सब अलग नहीं हुए थे, तो मद्रास का जो वेस्टर्न पार्ट है केरला, उस समय मार्क्सिस्ट भावनाएं वहां पे बहुत तेजी से पनप रही थी, मार्क्सिस्ट आंदोलन हो रहे थे, मार्क्सवादी विचारधारा बहुत ज्यादा बहुत तीव्र से फैल रही थी। ठीक है, तो इनको डर था, सत्ताधारियों को डर था कि कहीं इनके सत्ता के खिलाफ ये न्यूज़पेपर यूज ना हो जाए, तो इनको तो बैन करना ही था। तो इन्होंने क्या किया, किसका सहारा लिया? मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 का सहारा लिया। इसके तहत इन्होंने बैन कर दिया इनकी पत्रिका को। और इसमें क्या कहा गया, ये जो ऑर्डर निकाला जो मद्रास स्टेट ने, जो गवर्नमेंट ने, मद्रास गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला वो क्या कहता है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 91A, याद रखना ये 91A 1949 एक्ट, कौन सा एक्ट? मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 का सेक्शन 9 क्लॉज 1A में मद्रास मेंटेनेंस एक्ट के तहत क्या किया गया? हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ मद्रास, भाई के तहत क्या किया गया? हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ मद्रास, भाई गवर्नर को तो साइन लेना ही पड़ेगा। बीइंग सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पब्लिक सेफ्टी के तहत एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक में झमेला ना हो, यहाँ पे दंगे ना हो जाए, दंगे फसाद ना हो जाए, इसी के तहत इट इज नेसेसरी सो टू डू हियर बाय प्रोहिबिट, इसलिए हम प्रोहिबिट कर रहे हैं विद द इफेक्ट ऑन, आज ही के डेट में जिस दिन हम ये ऑर्डर निकाल रहे हैं उसी दिन से हम पब्लिकेशन, जिस दिन से ये पब्लिकेशन हुआ है इस ऑर्डर का, ठीक है, उसी दिन से हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ मद्रास में हम इस पत्रिका को, कौन सी पत्रिका? क्रॉस रोड को इंटर होने से रोक रहे हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप इस स्टेट में इंटर नहीं हो सकते। तो भैया रोमेश थापर, जिनकी बहन है रोमिला थापर, ये कहां चुप रहने वाले थे? रोमिला थापर के बारे में जानना है तो गूगल सर्च कर लीजिए आप। ठीक है, अब थोड़ा सा इस केस के बारे में देखते हैं कि वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाई, इनका तो फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इन्होंने बचाव में क्या कहा? बचाव क्या, इन्होंने अपनी पत्रिका को तो छपवाना है, इनको जिद्दी आदमी भाई। ये बोले आर्टिकल 19(1)A के तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ये आर्टिकल 32 का सहारा लेके सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में बोले कि भैया किसके तहत अप्रोच, किस अपने से प्रोहिबिशन एंड सर्टिलरी, प्रोहिबिशन और सर्टिलरी रीट है, बेसिक 5 रीट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। तो ये 5 रीट्स यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो 32(2) में, हाबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टिलरी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हायर कोर्ट्स जो है अपने लोअर कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ऑर्डर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज जो है अभी आपको आगे स्लाइड में जानने को मिलेगा। क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे, तो रोमेश थापर क्या बोले कि रोमेश थापर क्लेम दैट द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट ऑफ मद्रास अंडर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, जो ऑर्डर इशू किया गया है स्टेट ऑफ मद्रास से, स्टेट ऑफ मद्रास ने जो ऑर्डर इशू किया है किसके तहत, किसके तहत? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के तहत। भैया ये कंट्रीवीन करता है किसको? इनके फंडामेंटल राइट्स को। भैया मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। और कौन से फंडामेंटल राइट्स की? 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और याद रखना उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाइन में ही बस बोल दिया गया। तो इसको इलैबोरेट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है भैया, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम क्या है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत क्या क्या चीज आ सकता है। तो अभी देखो आगे क्या हो रहा है। तो ये क्या बोले? अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से छेड़छाड़ हुई है भैया इनकी। तो उसके बाद हुआ क्या, देखो ध्यान से यहां, तो आर्गुमेंट दिया गया
थापर जी आर्गुमेंट क्या दिया? थापर आर्ग्यूड दैट सेक्शन 91A, अभी सेक्शन 91A देखा, कौन सा सेक्शन? 1949 एक्ट के तहत जो मद्रास गवर्नमेंट यूज की थी वेपन की तरह, इज इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, कोई कोई तालमेल ही नहीं है इनके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ इसका बैठ ही नहीं पा रहा तालमेल। मेरा फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ है। भैया आप मेरे पत्रिका को नहीं जाने दे रहे हो अपने स्टेट में, आप मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन कर रहे हो, आप मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। सो जब भी ऐसा कोई एक्ट है जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, इनकंसिस्ट करे, ठीक है, तो उसको हम आर्टिकल 31 के तहत 13(1) के तहत उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक और आर्टिकल के जाने को मिला, क्या? आर्टिकल 13(1). तो स्टेट भी आर्गुमेंट देगा, तो स्टेट आर्ग्यूड दैट द एक्सप्रेशन पब्लिक सेफ्टी, भैया पब्लिक सेफ्टी का बहाना ले रहा है, काम तो इनका अपना है, इन द एक्ट मीन सिक्योरिटी ऑफ प्रोविंस, बाप रे बाप, देयरफॉर इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19(2). तो आर्टिकल 19(2) क्या करता है? ये परमिट करता है गवर्नमेंट को कि आप इंपोज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो भैया 19(2) का सहारा लेने लगा कौन? स्टेट ऑफ मद्रास। द स्टेट ऑल्सो ऑब्जेक्टेड, भैया एक ऑब्जेक्शन और क्या? ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन, आप ये जो पार्टी है, मेरा सेकंड पार्टी है, जो मतलब अदर पार्टी है, कौन से पार्टी भैया? जो रमेश थापर जी हैं, ये डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि इनको पहले हाई कोर्ट पहुंचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आर्टिकल 32 का यूज करके आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जबकि आपको आर्टिकल 226 का यूज करके आपको पहुंचना चाहिए था हाई कोर्ट। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट देखिए। तो जजमेंट जो हुआ, उस समय जज थे 6, उस समय काम थोड़ा कम हुआ करता था, इतने क्राइम्स नहीं थे। धीरे लोग को समझ में आने लगा ना कि मेरे राइट्स ये हैं, पहले लोगों के पास पता ही नहीं था कि क्या क्या राइट्स है, तो भैया ऐसे ही वायलेशन नहीं होता था। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, उस समय 6 जस्टिस थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे एच.जे. कानिया। तो इन्होंने किसके फेवर में फैसला सुनाया? रमेश थाप्पड़ के फेवर में। 5:1, 5 लोगों ने फेवर में और एक फेवर में नहीं थे। तो जो फेवर में थे 5 लोग, इनमें से जो फैसला लिखा था वो थे, इनमें से जो फैसला लिखे थे वो थे जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री। अब ये बेचारे नेहरू जी के नजर में चढ़ गए, अच्छा तुम फैसला लिखे हो भाई, ठीक है कहिए भाई, सरकार उनके हाथों में। और जस्टिस फैजल अली थे, आहा ये तो नेहरू जी के अपने आदमी होंगे, ये जो थे ये बोले थे ना गवर्नमेंट सही है, ये गवर्नमेंट के साथ थे। बाकी ये लोग किसके फेवर में थे? अब नेहरू जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। आजकल कुछ भी होता है तो लोग गवर्नमेंट को ना बोल के डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, तो इसी तरह भी गवर्नमेंट को ना बोल के डायरेक्ट बस। तो यहां पे जस्टिस फैजल अली जो थे, इन्होंने अपोज किया था। तो अब इसके बारे में भी एक कहानी है, बस 2 मिनट रुको, फिर आपको पता चलेगा बड़े मजेदार बात की क्या क्या किए थे नेहरू जी, कितना सपोर्ट किए हैं फैजल अली को, और बेचारे इनका क्या क्या किए थे। लेकिन जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन आइडियाज एंड द फ्रीडम इज इंश्योर्ड बाय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। तो भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये नहीं कि खाली आप स्पीच दीजिए, भाषण दीजिए, आप अपने आइडियाज को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में है। और ये किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो देख रहे हो कि ये जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को इसने क्या किया? इलैबोरेट किया। The order of the state violated the fundamental right under 19(1)(a। तो भैया जो ऑर्डर ऑफ स्टेट है आप वायलेट कर रहे हैं, आप वायलेट कर रहे हैं, क्या वायलेट कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 19(1)(a क्लॉज। अब उसके बाद ये सेक्शन 1A को क्या इनवैलिड बता दिया, ठीक है, बोला कि सेक्शन 9(1)(a आर्टिकल 19(2) के तहत नहीं आता है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 19(2)। अब ये तो बात हुई जजमेंट की। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या जानने को मिला? 32(1), 32(2), 19(1)(a, ये सारी चीजें आपको जानने को मिली। और 19(2) जो गवर्नमेंट को पावर देता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे या फिर किसी पे भी देख लेना आप 19(2) पे। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक्चुअली जो मेन चीज जानना है, ये तो आपने जान रखा है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो ये चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया की मृत्यु हो जाती है 1951 में। उसके बाद सीनियरिटी बेसिस उस समय थी नहीं, और जस्टिस फैजल अली रिटायर हो जाते हैं 1951 में। तो भैया जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन नेहरू जी इसको अपोज कर देते हैं कि नहीं भैया आपको हम चीफ जस्टिस बनने नहीं देंगे। तो एक तरफ नेहरू थी, एक तरफ ये सारे जज अपोज करने लगेंगे, हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। तो फिर लास्ट में हार मान के चीफ जस्टिस
एम पतंजलि शास्त्री जी बनते हैं। अब जस्टिस सैयद फैजल अली, ये तो भाई सपोर्ट किए थे उस टाइम पे, तो कुछ तो मेहरबान हो गए ही सरकार। तो सरकार ने क्या किया, जब ये 1951 में रिटायर हुए तो 1952 में इनको रीअसाइन किया गया आर्टिकल 126 के तहत या 128। एक मिनट मेरे को एक बार देख लेने दो, आर्टिकल 126 है या 128 है, आर्टिकल 128 के तहत इनको सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और 1952 से लेके 1952 से 1954 तक ये गवर्नर है उड़ीसा के। वाह। उसके बाद फिर क्या किया गया, इनको भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान दैट इज पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और 1956 आई थिंक शायद, हाँ 1956 में इन्हें फिर से असम का गवर्नर बना दिया गया। और असम उस समय क्या था, बहुत ही हाईली डिमांड स्टेट था, तो उस समय इन्हें असम का गवर्नर बना दिया गया। यहां तक कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो आप नाम सुनते हो 1953 में, जिसके तहत सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, 1956 में जब उस आयोग का गठन हुआ था, तो ये आयोग का जो गठन हुआ है इन्हीं के क्या सलाह पे। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छे सलाहकार बने थे नेहरू जी के। तो आई होप हम जो बताना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। चलो गुड। तो मैं बायस तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं टीचर हूं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण के। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो कल आपके सामने आएगा अपने सेकंड जजमेंट के साथ, और उसने क्या क्या ट्रांसफॉर्म किया है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।